पीछे चल रहे हैं भाई। तो कोई बात नहीं। लास्ट क्लास में आपको याद करा दूं, हमने साइक्लोहेक्सेन की बातें की थी। उस साइक्लोहेक्सेन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना सीखा था कि दो अपोजिट एटम्स के लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे एग्जिस्ट करती है। देन हमने कहा था कि भाई इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है एंड एक S6 भी पाई जाती है। फिर हमने इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी पे क्वेश्चन निकाले तो नॉर्मल जो साइक्लोहेक्सेन होते हैं इसमें पीओसीओस की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव पाई जाती है। फिर हमने ये भी कहा दोस्तों कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन होंगी उनके अंदर भी हमें पीओस निकलते वैसे दिख जाएंगे और यहां से पीओस निकलेंगे तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएंगी। फिर हमने कहा था कि डाई सब्स्टिट्यूशन के केस करते हैं। डाई सब्स्टिट्यूशन में सेम सब्स्टिट्यूएंट वाले केस मैंने आपको कराया कि 1 2 1 3 1 4 पे इतने सारे केस बन सकते हैं। तो इनमें से मैंने एक केस आपको कल क्लास में करवाया था, उसमें से एक्सेल एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल हमने करवाया। एक्सेल एक्सेल वाले में कोई पीओसीओस नहीं मिला, ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो इसका दूसरा दुनिया में एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज पक्का मिलेगा। ऐसे इक्विटोरियल इक्विटोरियल वाले पे भी कोई पीओसीओस नहीं होता, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव मिला था दोस्तों। एंड फिर हमने 1 2 एक्सेल इक्विटोरियल वाले पे ट्राई करने की कोशिश किया सेम तरीके से, तो में भी नहीं था। फिर अगर ये पीओसीओस नहीं रखता तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, बट मॉलिक्यूल वाज फाउंड टू बी ऑप्टिकल इनएक्टिव। आगे इसी क्लास में कुछ पढ़ा कि भाई दोस्तों कांसेप्ट कंटीन्यूअस कांसेप्ट ऑफ नॉन एडजस्ट कर रहे हो तो आप लड़ बनेंगे और पीपीएल से टकरा जाए। कर रहे हैं वीडियो इस हेलो हेलो दोस्तों, अब बताइए कैसे। अरे चल रहा था अभी। हाँ तो भाई आवाज कैसी है? बढ़िया। आवाज कैसी है? नाउ वॉइस, टेल मी अबाउट द वॉइस, टेल मी अबाउट द वॉइस। एक बार मैं टीम को बोलता हूँ साथ में रहने के लिए। यार तो सही दिख रहा है मेरे सामने, तो सही आ रही है आवाज। टेल मी अबाउट, क्या वीडियो लैग कर रही है या आवाज क्या हो रही है? नॉट ऑडिबल, क्या लफड़ा फैल गया? हेलो, एक बार वीडियो चला के देखना वीडियो लैग कर रही है क्या, वॉइस वगैरह देखना एक बार। अब क्लियर है भाई आवाज? चलो ठीक है, हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, एक बार सारा को बोलना, बीच में दिखता रहेगा, ठीक है? ओके चलिए, नाउ इट इज क्लियर। अरे सब बढ़िया बाबा, तुम बस हो गया, जिसकी वीडियो लाइक करें रिफ्रेश कर लो भाई, सब बढ़िया। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि भाई, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास नॉन रिजॉल्वेबल जो प्रोसेस होती है, इन नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास है सिंगल बॉन्ड रोटेशन। कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन मतलब नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस, मतलब जिनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सिंगल बॉन्ड रोटेशन होता रहता है दोस्तों। इवन आप उसका सोर्स ऑफ एनर्जी अगर काट भी दोगे, टेंपरेचर की जो अवेलेबिलिटी उसको डाउन भी कर दोगे, टेंपरेचर रिड्यूस भी कर दोगे, क्योंकि ये रोटेशन थर्मल एनर्जी का यूज करके हो रहा है। और अगर आप टेंपरेचर डाउन भी कर दोगे तो तब भी एट वेरी लो टेंपरेचर, मतलब माइनस डिग्री टेंपरेचर में दोस्तों सिंगल बॉन्ड रोटेशन होते हुए पाएंगे। और यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो रहा है तो इनको रोका नहीं जा सकता, और इस ड्यूरेशन में आप इस सिंगल बॉन्ड को किसी एक सिचुएशन पे रोक नहीं सकते। इसकी सभी प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती है इक्वल अमाउंट में दोस्तों। उसी को ध्यान में रखते हुए लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन को समझने की कोशिश की कि मान लीजिए मेरे पास साइक्लोप्रोपेन और सिंगल बॉन्ड के लिए रोटेशन हुआ, तो ये मिथाइल ग्रुप में क्या कहोगे कि पीओएस गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? तो हमने कहा इस मिथाइल ग्रुप के दो कैटेगरी बना देते हैं एंगल के बेसिस पे। तो कुछ एंगल ऐसे जहां से पीओएस गुजर जाता है और कुछ एंगल ऐसे जहां से पीओएस नहीं गुजरेगा। तो हमने कहा कि 0 से 180 के बीच में दो तीन एंगल ऐसे होंगे जहां से गुजर जाएगा और बाकी सभी एंगल पे पीओएस नहीं गुजरेगा। सो जिस पे एंगल गुजर जाएगा वो तो इनएक्टिव हो जाएगा, पर 0 से 180 के बीच में जहां से एंगल नहीं गुजरेगा इनफाइनाइट एंगल्स होंगे, और उन इनफाइनाइट एंगल्स का जो तोड़ निकाला वो इंटरनली इन्होंने ही निकाल लिया, इस मॉलिक्यूल ने खुद से ही निकाल लिया। क्या कि 0 से 180 के बीच में जो रोटेशन है वो सब जहां से पीओएस पास नहीं हो रहा है, और इसमें पीओएस तो है ही नहीं, यानी 0 से 180 वाले ऑप्टिकल एक्टिव जो है उनका जो इनएंशियोमेरिक पेयर है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल जो मिरर इमेज है, वो 180 से 360 कह लो या 0 से -180 कह लो। 0 से 180 और 0 से -180 ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पॉसिबल इनएंशियोमेरिक मिक्सचर्स का पेयर है। और दोस्तों यहां से यहां जो भी स्ट्रक्चर्स होंगी, जो भी पीपीएल में रोटेशन कराएंगी, वो यहां से यहां की स्ट्रक्चर अपोजिट रोटेशन करा देगी, नेट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब नेट कैंसिलेशन होगा तो पीपीएल बाहर अनचेंज्ड जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आएगा। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि भाई साहब 0 से 180 में जो स्ट्रक्चर मिली, जो ऑप्टिकल एक्टिव थी, इनका इनएंशियोमर मिला 0 से -180 में इक्वल अमाउंट में, और इक्वल अमाउंट में इनएंशियोमेरिक मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर बोला गया। और रेसिमिक मिक्सचर की खास बात यही होती है कि भाई वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। सो ये था एक्सपेरिमेंटल मेथड, पीपीएल वाले मेथड से बताना कि ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो हमने कहा ये तो इनएक्टिव थे ही और ये आपस में लड़ रहे तो ओवरऑल मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो गया। पर एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए सब करने की बार-बार जरूरत पड़ेगी क्या? तो हम कहेंगे नहीं, ये सब बार-बार नहीं करना, थ्योरेटिकल मेथड सदाबहार है। थ्योरेटिकल मेथड हम कहते हैं कि यहां से कंक्लूजन फिर हमने ये निकाला कि 0 से 180 या 180 से 360 ये बार-बार करने के देखने की जरूरत नहीं है, इनको बार-बार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज के बाद थ्योरेटिकली हम कहेंगे कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन के अराउंड या फिर किसी भी कंटीन्यूअस
प्रोसेस के अराउंड अगर एक भी ऐसा प्लेन मिल जाए या एक भी ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाए मॉलिक्यूल की, जैसे सिंगल बॉन्ड रोटेशन के अराउंड हमें ये स्ट्रक्चर ऐसी मॉलिक्यूल की मिल रही है जहां पे मिथाइल अगर इस तरीके से अरेंज्ड है तो यहां से पीओएस निकल जाएगा, और अगर एक भी स्ट्रक्चर ऐसे मिल जाए जहां से पीओएस गुजर जाए तो पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। द होल मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो सारा का सारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा। इसी बात को थोड़ा सा और दोहराने के लिए आइए मैं आज की क्लास में कुछ एक दो इसके ऑप्शन और रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। चलिए पिछले वाले एग्जांपल से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल हो कि यहां पे अगर मान लीजिए मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया है, इधर हाइड्रोजन लगा दिया है, मिथाइल में तो तीनों ही हाइड्रोजन थे, बस मैंने अब की बार यहां पे एक हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दिया। लेट्स सपोज मैंने क्या लगाया ड्यूटेरियम। एक केस मैंने ये बना दिया दोस्तों, इसका एक केस और मैंने बना दिया दोस्तों, इस तरीके से दो केस बना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सो यहां से इस केस में दो हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम लगा दिए, इस केस में मैंने दो ड्यूटेरियम लगा दिए और एक हाइड्रोजन लगा दिया दोस्तों। इस केस में मैंने दो ड्यूटेरियम लगाए पर दोनों ड्यूटेरियम को यहां और यहां लगाया और एक हाइड्रोजन को मैंने यहां लगा दिया दोस्तों। तो ये वाला केस कर दिया, या कोई भी एक ड्यूटेरियम वाला केस ले लो। लेट्स सपोज मैंने एक ड्यूटेरियम केस लगाया और मैं यहां ले लेता हूं हाइड्रोजन लगा देता हूं। लीजिए, तो इनमें से किस किस में आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, किस किस में ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो मतलब पेपर में तो तुम्हें ऐसा लिख के नहीं देगा, पेपर में तो तुम्हें लिख के देगा CH2D लिख के देगा, पेपर में तुम्हें लिख के देगा CD2H लिख के देगा, और पेपर में तुम्हें लिख के देगा CH2D यहां पर भी लिख के देगा। तो ये बाकी असम्पशन तो तुम्हें खुद ही लगाना है, या फिर बना के स्ट्रक्चर दे दे तो बहुत बढ़िया बात है। तो कुल मिला के बात ये है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, तुम्हारा काम है पीओएस और सीओ चेक करना। हम कहेंगे ये एक सीसी सिंगल बॉन्ड है, वी विल से एक सीसी सिंगल बॉन्ड है दोस्तों, और सिंगल बॉन्ड के अलोंग अगर एक भी रोटेशन ऐसी मिल गई, एक भी स्ट्रक्चर ऐसी मिल गई जहां से ओवरऑल मॉलिक्यूल में से पीओएस निकल जाए तो कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ने कहा एक काम करो, यहां से तो साफ-साफ नजर आ रहा है, बीच में से प्लेन निकाल दो। ये प्लेन दोस्तों इन सी और डी को काटता हुआ निकल जाएगा, यहां इस एच को काटता हुआ निकल जाएगा, ये सब तो कट जाएंगे, और यहां से जब प्लेन निकलेगा दोस्तों तो ये प्लेन दोस्तों इन दोनों हाइड्रोजन को मिरर इमेज में ले आएगा, और साफ-साफ मिरर इमेज में आ गया तो ये पीओएस निकल गया। और एक भी पीओएस निकल गया तो हमारा काम हो गया, पीओएस निकल गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक भी पीओएस निकल गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। आइए दोस्तों आगे की बातें लेके चलते हैं दोस्तों। इस कहानी में क्या होगा, इस सिचुएशन में भी सेम कहानी होगी, यहां से भी पीओएस निकल जाएगा भाई साहब, ये तो कट ही रहे। सेम प्लेन में ये हाइड्रोजन और ये कार्बन दोस्तों, ये हाइड्रोजन ये तो सब सेम प्लेन में कटे जाएंगे, ये दोनों मिरर इमेज में आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में से प्लेन निकल जाएगा, पीओएस निकल गया, कंपाउंड ऑप्टिकली यहां पर भी इनएक्टिव हो जाएगा। एक भी पीओएस मिल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। अब तो वो यहां तो पीओएस कैसे निकाले सर, सर यहां तक तो निकल जाएगा, सर यहां तक तो निकल जाएगा, यहां तक तो निकल जाएगा, पर इन दोनों को मिरर इमेज में कैसे लेके आओगे। अरे मैंने तुम्हें कहा ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को रोटेट कराइए, और रोटेट मान लीजिए मैंने इस तरीके से कराया, रोटेट होते ही रहेंगे, और रोटेट जब ये होगा तो इसकी एक स्टेट ऐसी आएगी, अगर 120 डिग्री पर रोटेट करा दूं ये यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये रोटेट होकर दोस्तों यहां आ जाएगा, और ये मॉलिक्यूल यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। गौर से देखिए, ये डी आएगा नीचे, डी आ गया नीचे, एच आ गया बेंच पे, एच आ गया बेंच पे, नीचे वाला एच चला जाएगा ऊपर, आ गया ऊपर दोस्तों। तो यही मॉलिक्यूल 120 डिग्री इस एंगल पे रोटेट भी नहीं, दिखाना भी नहीं है, इसका से शो भी नहीं करना कि 120 डिग्री रोटेट किया। अरे ये तो सिंगल बॉन्ड है, होता ही रहेगा भाई रोटेट। सिंगल बॉन्ड जब रोटेट होगा दोस्तों तो ये सिचुएशन बन जाएगी, और ये सिचुएशन जब इसके रोटेशन में ये सिचुएशन जब एग्जिस्ट करेगी तो यहां से पीओएस पास हो रहा है, हेंस पीस में ये और ये सेम ही तो है भाई। सिंगल बॉन्ड रोटेशन में ये सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, यहां से पीओएस पास हो गया, हेंस कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें भी इस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव आंसर दिया जाएगा। आई होप आप मेरी इन बातों को समझ गए होंगे। अगर आप ये इन बातों को समझ चुके हैं तो मैंने कहा था कि भाई ये केवल इकलौता सिंगल बॉन्ड रोटेशन ही यहां पे नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस नहीं होता है। एक सिंगल बॉन्ड रोटेशन वन ऑफ द नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस था। इसके अलावा और भी हमारे पास दुनिया में नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस होते हैं जो बार-बार आपके ऑर्गेनिक में सामने आएंगे। उनमें से सेकंड है फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एक है नाइट्रोजन इन्वर्जन। तो ये अब फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल करते हैं दोस्तों। लीजिए फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन सेकंड एग्जांपल, जिससे हमारा वो क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में अधूरा रह गया था वो आज कंप्लीट हो जाए। फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन? सामने देखिए, फ्लिपिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेन अगेन एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, होता रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्तों पहली बात जो इसके बारे में समझनी है वो ये समझनी है कि दुनिया में कोई भी साइक्लोहेक्सेन हो, दुनिया में कोई भी साइक्लोहेक्सेन हो विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, विद सब्स्टिट्यूएंट, मोनो, डाई, कोई भी हो, मैं तो सब्स्टिट्यूएंट की बात तो बात की है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन ले रहा हूं। ये भी दोस्तों फ्लिपिंग में इक्विलिब्रियम में ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ये हमेशा एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। ये यहाँ पे फ्लिप होती रहती है इक्विलिब्रियम में, ये फ्लिपिंग शो करती रहती है। मतलब एक साइक्लोहेक्सेन मैंने बताया था कभी इस स्टेट में हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है पर इसमें हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने कहा था कि तीन अल्टरनेटिव एटम प्लेन से ऊपर चले जाएंगे, तीन अल्टरनेटिव एटम प्लेन से नीचे चले जाएंगे, और फिर नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि ये चेयर फॉर्म इस चेयर फॉर्म में कन्वर्ट, ये इसमें, ये कन्वर्जन चलता रहेगा दोस्तों। अब क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है, नीचे वाले एटम ऊपर, ऊपर वाले एटम नीचे, तो इस प्रोसेस को करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहां से आएगी? अगेन वो एनर्जी आएगी दोस्तों एनवायरमेंट से, थर्मल एनर्जी, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए थर्मल एनर्जी का यूज करेंगे। दे विल यूज थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी का अगर ये यूज कर रहे हैं तो अगर थर्मल एनर्जी को कंट्रोल कर ले, थर्मल एनर्जी का सोर्स को डिक्रीज कर दे तो क्या पता ये प्रोसेस भी बंद हो जाए। और इसी को चेक करने के लिए हमने रूम टेंपरेचर पे चेक किया कि रूम टेंपरेचर पे क्या फ्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो पता लगा रूम टेंपरेचर पे फ्लिपिंग जो है दोस्तों ये ठीक ठाक होती रहती है, अच्छी खासी होती रहती है। द साइक्लोहेक्सेन रूम टेंपरेचर पे ठीक ठाक तरीके से इक्विलिब्रियम में एक चेयर फॉर्म से दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। अगर रूम टेंपरेचर पे इसका फ्लिपिंग होगा, रूम टेंपरेचर पे
इसका फ्लिपिंग होगा तो दोस्तों टेंपरेचर बढ़ाने से तो और फास्ट होगा, और फास्ट हो जाएगा, यहाँ पे तो और फास्ट हो जाएगा, मोर फास्ट, यहाँ पे भी ठीक ठाक सा फास्ट ही होता है दोस्तों, यहाँ पे भी मोर फास्ट, यहाँ तो और फास्ट हो जाएगा दोस्तों। और जब फास्ट प्रोसेस होगा तो फास्ट प्रोसेस में तो इनको रिजोल्व करना मुश्किल है, तो ऐसे सिनेरियो में इनको रिजोल्व करने के लिए हमारे पास इकलौता तरीका बच गया कि मैं लो टेंपरेचर पे इनको ऑब्जर्व करूं, और जब टेंपरेचर डिक्रीज करने लगे -5 डिग्री -10 डिग्री, तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड में तो टेंपरेचर डिक्रीज करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वह सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए बहुत ही मिनिमम एनर्जी चाहिए, और वो भाई इनफ अवेलेबल है, तुम टेंपरेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज भी कर दोगे तब भी अवेलेबल है, रुकते ही नहीं है सिंगल बॉन्ड तो। बट फ्लिपिंग जैसे प्रोसेस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, तीन एटम ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो यहां ठीक ठाक सी एनर्जी यूज हो रही थी। सो रूम टेंपरेचर पे तो ये एक तरीके से फास्ट इक्विलिब्रियम की तरह ट्रीट करता है, पर जैसे ही आप टेंपरेचर डिक्रीज कर दोगे, लो टेंपरेचर पे स्टडी करोगे, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये स्लो हो जाएगा, रुकेगा नहीं। एक टेंपरेचर लिमिट के बाद शायद जाके स्टैटिक हो जाए, बट नहीं तो जनरली जो हमारी वर्किंग रेंज ऑफ रिएक्शंस की जो वर्किंग रेंज होती है उसमें ये जो आपका फ्लिपिंग होता है ये स्लो हो जाता है। और जब स्लो हो जाती है चीजें तो वहां पे स्लो केसेस में किसी एक का एग्जिस्टेंस ज्यादा या किसी एक का एग्जिस्टेंस कम हो सकता है, या दोनों का एग्जिस्टेंस बराबर भी हो सकता है। तीन केस एग्जिस्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए दोनों का एग्जिस्टेंस बराबर हो गया, दूसरा केस इसका एग्जिस्टेंस ज्यादा इसका कम, तीसरा केस इसका एग्जिस्टेंस ज्यादा इसका कम। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम यहां बताएंगे कि भाई किसका एग्जिस्टेंस ज्यादा होगा। सीधी सीधी बात है, उसका एग्जिस्टेंस ज्यादा होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका एग्जिस्टेंस ज्यादा। अभी के नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को देखें तो इन दोनों में कोई खास चेंज नहीं है, ये दोनों एज इट इज बस ये फ्लिप्ड पोजीशन की एक तरीके से आप कह लीजिए कि बस ये इधर पैरेलल बनी हुई है, इधर पैरेलल बनी है, बाकी कोई स्टीरियोकेमिकल यहां पे कोई चेंज नहीं है। तो हेंस इस समय पे मैंने इक्विलिब्रियम बराबर बनाया हुआ है। इक्विलिब्रियम बराबर का मतलब है कि दोनों के दोनों साइक्लोहेक्सेन जब हम विदाउट सब्स्टिट्यूशन बात करेंगे तो इक्वली स्टेबल होती है। राइट नाउ दे आर इक्वली स्टेबल, राइट नाउ दे आर इक्वली स्टेबल, कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, इक्वली स्टेबल है। और इक्वली स्टेबल है तो हाई टेंपरेचर पे वैसे ही सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे इनको, वैसे ही रिजोल्व नहीं कर पाओगे। रूम टेंपरेचर पे भी इक्विलिब्रियम फास्ट है, इनको रिजोल्व नहीं कर पाओगे। लो टेंपरेचर पे दोस्तों इक्विलिब्रियम स्लो कर तो दोगे, ध्यान देखिए, लो टेंपरेचर पे इक्विलिब्रियम स्लो कर तो दोगे, पर क्योंकि दोनों इक्वली स्टेबल है, दोनों इक्वली स्टेबल है तो दोनों का एग्जिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा। यानी कि जब इक्वली स्टेबल केस होंगे तो लो टेंपरेचर पे भी ये नॉन रिजोल्वेबल की तरह ही ट्रीट होंगे। सुनिए सुनिए, हाई टेंपरेचर पे तो नॉन रिजोल्वेबल है ही, रूम टेंपरेचर भी नॉन रिजोल्वेबल है, क्योंकि फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस में सेपरेट आउट नहीं कर सकते। लो टेंपरेचर पे केस आया जहां पे कर सकते थे, लो टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी अगर बराबर है तो भाई काएगा जब 50% ये एग्जिस्ट करेगा तो 50% ये भी एग्जिस्ट करेगा। और अगर स्टेबिलिटी अलग अलग हो जाती, जो कि आगे जाके तुम पढ़ोगे, सिखाऊंगा मैं कि किसी किसी केस में आगे जाके तुम्हें सब्स्टिट्यूशन वाले केस कराऊंगा, तो ऐसे भी देखे जाएंगे जहां स्टेबिलिटी ज्यादा और कम होगी। जब स्टेबिलिटी ज्यादा और कम होगी तो जो स्टेबल ज्यादा होगा उसकी परसेंटेज एग्जिस्टेंस ज्यादा होगी, और जो स्टेबल कम होगा उसकी परसेंटेज एग्जिस्टेंस कम होगी। उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वो रिजोल्वेबल बन गए, एक की ज्यादा अमाउंट एक की कम अमाउंट तो रिजोल्वेबल कहलाएंगे, दोनों की इक्वल अमाउंट और एक प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो नॉन रिजोल्वेबल कहलाएंगे। तो अगर अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो दोस्तों ये तीनों ही केस में हाई हो रूम हो, देखिए इन दो केस में तो पूछने की बात ही बेकार है, इसमें तो ये नॉन रिजोल्वेबल है ही, इस केस में तो ये नॉन रिजोल्वेबल है ही, या तो पूछना ही बेकार है। लो टेंपरेचर पे थोड़ा सा चांस था, पर लो टेंपरेचर पे इक्वली स्टेबल होने की वजह से, इक्वली स्टेबल होने की वजह से ये अगेन हम कह देंगे नॉन रिजोल्वेबल ही रहेंगे। नॉन रिजोल्वेबल का मतलब आज के बाद दिमाग में एक बात डाल लीजिए, अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलाने से पहले एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि जब जब साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शंस आएंगी तो साइक्लोहेक्सेन इकलौता नहीं है, वो एक इक्विलिब्रियम में है और वो रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, मतलब ये दोनों ही प्रोबेबिलिटीज वहां पे हो सकती है। ध्यान रखना इस बात को कि वो इकलौता ऐसा नहीं है भाई साहब, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या पता इसके साथ हो क्या पता इसके साथ हो, हालांकि दोनों ही बराबर ही है तो यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आगे जब चीजें बदलेंगी तो फर्क पड़ सकता है। ध्यान रखना इस बात को। तो यहां तो इक्वली स्टेबल था, इक्वली स्टेबल था दोस्तों, हमें कोई दिक्कत हुई नहीं। अब ये इक्वली स्टेबल से नॉन रिजोल्वेबल केस बन गए, और नॉन रिजोल्वेबल केसेस की बात जब हम करेंगे दोस्तों तो ध्यान से सुनना कि जब नॉन रिजोल्वेबल केस बनेंगे तो जैसे कि केस नॉन रिजोल्वेबल है, जैसे कि हम थोड़े पीछे वाले केस में चलते हैं। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये एक मोनो ये था मेरे पास विदाउट सब्स्टिट्यूशन का केस। तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन के केस में दोस्तों ये दोनों जो बिल्कुल है इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लो टेंपरेचर में भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इक्वली स्टेबल रहेंगे, नॉन रिजोल्वेबल रहेंगे। तो साइंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एक्टिविटी का आंसर कैसे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो नॉन रिजोल्वेबल सिस्टम्स होते हैं, ध्यान रखना, नॉन रिजोल्वेबल सिस्टम्स को इंडिविजुअली डील नहीं किया जा सकता, दे कांट बी डील इंडिविजुअली, दे कांट बी डील इंडिविजुअली। मतलब इनकी प्रॉपर्टी हमें इंडिविजुअली डिफाइन नहीं करनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी हमें कंबाइंड तरीके से डिफाइन करनी चाहिए। मतलब अगर तुम इस वाले पोर्शन का सॉल्यूशन बना के पीपीएल पास कराओगे तो जैसे ये पानी मतलब जैसे इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो ये साइक्लोहेक्सेन ये अपने इक्विलिब्रियम फॉर्म में 50% ये बना लेगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर जिसमें से तुम पीपीएल पास कराने जा रहे हो तुम लेके ये आए थे, पर ये दोस्तों इक्विलिब्रियम में इसके साथ इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होगा, यानी पीपीएल इससे भी टकराएगी, पीपीएल इससे भी टकराएगी, पर क्या फायदा, पीपीएल से टकरा भी जाए क्या फायदा, ये अपने आप में इसमें पीओएस भी एग्जिस्ट करता है, सीओएस भी एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो पीपीएल से टकरा भी जाएगी तब भी कुछ नहीं लगेगा, तू तो पहले ही ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इससे भी टकरा जाएगी तो क्या ही फायदा, इसमें भी पीओएस होता है, इसमें भी सीओएस होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो अभी इस सिचुएशन में क्योंकि दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव थे तो पीपीएल का इससे टकराना और पीपीएल का इससे टकराने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं इसका समझिए कि मैंने मान लीजिए इसका सैंपल लिया और इस सैंपल का सॉल्यूशन बनाया, तो जैसे इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा दोस्तों तो लिक्विड फॉर्म में जाते ही तुरंत ये इक्विलिब्रियम में अपने पैरेलल या अपोजिट फ्लिप्ड स्टेट के साथ एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब जो पीपीएल यहां से पास होगी दोस्तों वो इससे भी टकराएगी, इससे भी टकराएगी और तब बाहर निकल के जाएगी, है ना। पर ये टकराने से क्या फायदा, ये तो खुद में ही पीओएस एग्जिस्ट करता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ये तो खुद में ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, तो फाइनली आंसर ऑप्टिकल इनएक्टिव आना ही था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, फाइनली ऑप्टिकल इनएक्टिव आंसर आना ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यही बात दोस्तों, यही बात जब हम अपने इस एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे, चलो पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन का केस करा लेता हूं, ये नॉर्मल केस हो गया, ये तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन। अब आते हैं इसी केस को लगाते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन के केस पे। तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन वाले केस में तो ये इक्वली स्टेबल थे,
नॉन रिजोल्वेबल थे, एक साथ स्टडी होगी, कंक्लूजन क्या निकला? फ्लिपिंग जब जब होंगी दोस्तों, पहला केस, चेयर एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन दोस्तों, दूसरा कंक्लूजन, इफ इफ इक्विलिब्रियम फ्लिपिंग पेयर जो है इज नॉन रिजोल्वेबल, ओवरऑल नॉन रिजोल्वेबल आया, अगर पूरा का पूरा नॉन रिजोल्वेबल आया, देन इट कैन नॉट बी स्टडीड इंडिविजुअली, कैन नॉट बी स्टडीड इंडिविजुअली, उसको इंडिविजुअल डील करके आंसर नहीं दे सकते, मतलब केवल इसको कंसीडर करके ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव आंसर नहीं दे सकते हैं, हम इन दोनों को एक साथ इक्विलिब्रियम में लेके इस तरीके से सोचना पड़ेगा। सो दोस्तों, यानी कि दे कैन नॉट बी स्टडीड इंडिविजुअली, दे हैव टू बी कंसीडर्ड द कंप्लीट इक्विलिब्रियम, द कंप्लीट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हैव टू बी कंसीडर्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी, मतलब ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम अगर नॉन रिजोल्वेबल है तो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन नॉन रिजोल्वेबल था, इसलिए पूरे सिंगल बॉन्ड को 0 से 360 डिग्री के पूरे प्रोसेस को कंसीडर किया, तब ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी का आंसर दिया दोस्तों। सेम गोस फॉर देयर दोस्तों, तो यहां पे ये कंक्लूजन निकला। बट क्या हो, तीसरा केस, इफ इक्विलिब्रियम फ्लिपिंग जो है, ये जो फ्लिपिंग आएगी साइक्लोहेक्सेन की, ये रिजोल्वेबल बन जाए, तो रिजोल्वेबल का केस कौन सा है, आइए समझा देता हूं। रिजोल्वेबल केस लीजिए, रिजोल्वेबल केस एग्जांपल के तौर पे तुमने ऑलरेडी कर रखा है, मान लीजिए मोनो सब्स्टिट्यूशन वाले में चलते हैं, ये आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला था। तो लास्ट क्लास में जब मैंने ऐसे बनाया था तो कुछ बच्चों को परेशानी दिक्कतें हुई थी कि आपने ऐसा क्यों बना दिया सर। वो इसलिए बनाया था कि दोस्तों ताकि मेरा काम आसान हो जाए और मैं इनको इक्विलिब्रियम में तुरंत दिखा सकूं कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है भाई, दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। मैंने कहा था क्वेश्चन तुम छोड़ दिया करो क्योंकि मेरे हर चीज का आगे कनेक्टिविटी रहता है, बेफिक्र ना करो। ये लास्ट क्लास इसलिए मैंने ऐसा बनवाया था, ये सर ऐसा क्यों बनवा दिया, अरे तुम ऐसा बना क्या फर्क पड़ता है, ऐसा इसलिए मैंने बनाया क्योंकि ये वाला जब चेयर फॉर्म फ्लिप होगा तो इस तरीके के फॉर्म में आएगा, और फ्लिपिंग जब होती है तो ऊपर वाला एटम नीचे आता है। क्या होता है फ्लिपिंग में, ऊपर वाला एटम नीचे आता है, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीम राइट में एटम था ऊपर की तरफ, जब फ्लिपिंग होगी तो ये एक्सट्रीम राइट में नीचे आ जाएगा। एक्सट्रीम राइट में नीचे का मतलब वो यहाँ आ गया यहाँ, तो दिस इज द कार्बन नंबर जो एक एटम में लिख रहा हूं ये यहाँ आ चुका है फ्लिप होने के बाद। दैट्स व्हाई मैंने वो बनाया कि यहाँ जो ऊपर वाला एटम है जब फ्लिपिंग होगी तो नीचे आएगा, ऊपर वाला जब नीचे आएगा तो एक्सट्रीम राइट वाला एक्सट्रीम राइट में नीचे आ जाएगा। तो यहाँ एक्सट्रीम राइट वाला ऊपर है, यहाँ एक्सट्रीम राइट वाला नीचे है, क्योंकि एक्सट्रीम राइट वाला जो ऊपर वाला है वो नीचे आया होगा, फ्लिपिंग के बाद आया होगा, तभी ये वन वाला यहाँ बना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, या वन पे ये एक्सियल में था और जब फ्लिपिंग होगी, फ्लिपिंग में हम जानते हैं कि एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होता है। तो ये एक्सियल जब यहाँ जाएगा दोस्तों तो यहाँ इक्वेटोरियल पे दिखाया जाएगा, इसलिए मैंने इक्वेटोरियल पे इसको यहाँ दिखाया था। और दोस्तों जब इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही सिचुएशन में यहाँ जब हमने बात की तो पहला सिचुएशन यहाँ पे अगर हम देखें, ये पहली बात तो दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। फिर हमें ये जानना होगा कि ये जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या ये रिजोल्वेबल है या नॉन रिजोल्वेबल है, क्योंकि हमारा आंसर उसी अकॉर्डिंग निकलेगा। रिजोल्वेबल होंगे तो इंडिविजुअली आंसर दिए जा सकते हैं, अगर रिजोल्वेबल नहीं है, नॉन रिजोल्वेबल है, तो फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम को कंसीडर करके आंसर दिए जाएंगे। इसी बात का ध्यान रखना है। तो आइए चेक करते हैं कि रिजोल्वेबल है या नहीं है। ये दोनों रिजोल्वेबल होंगे या नहीं होंगे, ये डिपेंड करते हैं कि दोनों की स्टेबिलिटी में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन विदाउट सब्स्टिट्यूशन दोनों तरफ बराबर इक्वल था, इसलिए वो नॉन रिजोल्वेबल केस बना, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। इस सिचुएशन में एक बार मिथाइल एक्सियल पे लगा है, एक बार मिथाइल इक्वेटोरियल पे लगा है। अभी के लिए मैं बता देता हूं कि भाई साहब ये इक्वेटोरियल वाला मोर स्टेबल होता है, इट इज इक्वेटोरियल वाला मोर स्टेबल होता है, और ये स्टेबिलिटी हम 1-3 एक्सियल इंटरेक्शन के बेस पे निकालते हैं, जो मैं तुम्हें आखिरी लेक्चर आखिरी टॉपिक जो हमारा होगा, सेकंड लास्ट टॉपिक दैट इज कन्फर्मेशन एंड देयर स्टेबिलिटी, वहां तुम्हें पढ़ाऊंगा कि ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ। तो अभी के लिए मैंने बता दिया, इसको मान लो कि वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है जानने के लिए देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का सेकंड लास्ट लेक्चर, जब आएगा तो वहां करवाया जाएगा। अभी के लिए क्योंकि उस पे हम जाएंगे तो बेवजह टाइम वेस्ट को मतलब नहीं है, और वो वहां डिटेल में करना ही है, तो बेवजह यहां पे बस मान लेते हैं कि अभी के लिए इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट तुम्हें एक फैक्ट बता देता हूं, फैक्ट ये है कि जब बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा हाइड्रोजन से बड़ा, उसको हमें कोशिश करनी है कि इक्विटोरियल पे ही रखना है, इक्विटोरियल पे मोर स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों जानने के लिए देखिए जो कन्फर्मेशन का जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा सेकंड लास्ट लेक्चर में ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी के लिए मोर स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में तो ये वाला क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो इक्विलिब्रियम में एक ज्यादा स्टेबल है, एक कम स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी तरफ इक्विलिब्रियम ज्यादा ड्राइव होता है। देखिए ये वाला एरो मैंने बड़ा बनाया है, ये वाला एरो छोटा बनाया है, तो मतलब ये एरो का साइज हमें बता रहा है, अगर साइज बराबर होता तो इक्वली स्टेबल होते। एक बड़ा साइज है तो मतलब एक तरफ ज्यादा फॉरवर्डेड रिएक्शन है, एक तरफ कम रिएक्शन है, सो हेंस यहां पे स्टेबिलिटी डिफरेंस है। और जब स्टेबिलिटी का डिफरेंस होगा तो उस केस में एक की अमाउंट ज्यादा परसेंटेज लाई करेगी, एक की परसेंटेज कम लाई करेगी, हेंस दे विल बी ट्रीटेड एज रिजोल्वेबल, हेंस दे कैन बी ट्रीटेड एज रिजोल्वेबल। यहां पे डिफरेंट स्टेबिलिटी लाई कर रही है, डिफरेंट स्टेबिलिटी है दोस्तों, हेंस ये रिजोल्वेबल कैटेगरी में लाई करेंगे। और अगर रिजोल्वेबल कैटेगरी में लाई करेंगे, इफ दे एग्जिस्ट इन रिजोल्वेबल कैटेगरी, तो दोस्तों दे कैन बी डील, दे कैन बी स्टडीड, दे कैन बी स्टडीड या डील इंडिविजुअली, मतलब इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी इंडिविजुअली बताया जा सकता है। इसका अलग से बता दो, इसका बता दो, दोनों को एक साथ बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अलग से पीयूस चेक कर लिया, यहाँ पीयूस मिल गया ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इसका अलग से चेक कर लिया पीयूस मिल गया ऑप्टिकल इनएक्टिव, बात खत्म, इंडिविजुअली की स्टडी कर ली। सो आज के बाद हमने कंक्लूजन नंबर 2 निकाला। द कंक्लूजन नंबर 2 इन द साइक्लोहेक्सेन इज इफ इक्विलिब्रियम फ्लिपिंग पेयर अगर रिजोल्वेबल हो जाए तो क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम रिजोल्वेबल हो जाए तो क्या होगा, व्हेन इट इज रिजोल्वेबल, जब स्टेबिलिटी डिफरेंस होगा तब तो रिजोल्वेबल होगा, और जब स्टेबिलिटी सेम होगी इक्विलिब्रियम के दोनों चेयर फॉर्म का,
तो वो नॉन रिजोल्वेबल होगा, स्टेबिलिटी डिफरेंट होगा तो रिजोल्वेबल होगा। और अगर रिजोल्वेबल हो जाए, दे कैन बी स्टडीड इंडिविजुअली। तो ऐसे में दे कैन बी स्टडीड इंडिविजुअली, उनको इंडिविजुअली स्टडी किया जा सकता है। हेंस अब मैं तुम्हें एक सही क्लासिफिकेशन करा रहा हूं डाइस सब्स्टिट्यूशन का। तो दोस्तों डाइस सब्स्टिट्यूशन का जो सही क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि हमारी जो चेयर फॉर्म है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों उसका जो क्लासिफिकेशन है वो इक्विलिब्रियम में ही होगा। क्लासिफिकेशन ए कि भाई अगर मान लीजिए जो दो सब्स्टेंट है, पहले वाला भी एक्सियल पे लगाओ, दूसरे वाला भी एक्सियल पे लगाओ, 1 2 1 3 1 4 कोई भी हो, एक्सियल पे लगा है, तो इसका जो फ्लिपिंग कराओगे डेफिनेटली एक्सियल वाला, पहला एक्सियल वाला इक्विटोरियल में कन्वर्ट होगा, फ्लिपिंग होने पे दूसरे वाला एक्सियल वाला भी इक्विटोरियल में कन्वर्ट होगा। और क्योंकि इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है इसलिए ये इक्विलिब्रियम बड़ा होगा, ये इक्विलिब्रियम छोटा होगा। तो ये हमारा पहला केस होगा कि कोई भी एक्सियल ऑलवेज इक्विटोरियल के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, पहली बात। दूसरी बी केस कि अगर कोई पहला सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पे है और दूसरा इक्विटोरियल पे है, तो दोस्तों जब इसका फ्लिपिंग कराओगे तो पहले वाला एक्सियल इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे वाला इक्विटोरियल सब्स्टिट्यूएंट होगा, फ्लिपिंग होने के बाद एक्सियल में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम दोनों की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करें तो यहां पे क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट का करवा रहा हूं, मान लीजिए मिथाइल का करवा रहा हूं, तो यहां पे मिथाइल ही एक्सियल पे है, मिथाइल इक्विटोरियल पे है, या मिथाइल ही इक्विटोरियल पे आएगा और मिथाइल ही एक्सियल पे आएगा। तो अगर तुम काउंट करो, एक मिथाइल एक्सियल पे यहां पर भी है, एक मिथाइल एक्सियल पे यहां पर भी है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, मिथाइल 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 एक्सियल पे, मिथाइल इक्विटोरियल मिथाइल इक्विटोरियल मिथाइल एक्सियल पे। तो दोनों केस में मिथाइल एक्सियल पे एक केस कॉमन है, दोनों केस में मिथाइल इक्विटोरियल भी कॉमन है। पोजीशन बेशक बदल गई हो पर मिथाइल तो मिथाइल होता है, स्टेबिलिटी में उतना इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब अल्टीमेटली एक मिथाइल एक्सियल पे तो यहां पर भी एक मिथाइल एक्सियल पे एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस ये वाला जो केस होते हैं दोस्तों, ये इक्वली स्टेबल केस होते हैं, दे आर इक्वली स्टेबल केस। ये वाला जो इक्विलिब्रियम पेयर है ये इक्वली स्टेबल होता है, और इस वाले में ये इक्विटोरियल वाला मोर स्टेबल होगा, it will be more stable, it will be less stable, it will be less stable, it will be more stable। और यहां ये दोनों इक्वली स्टेबल होंगे, इक्विलिब्रियम बराबर होगा, हमेशा वो इस तरीके से इक्विलिब्रियम पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, साइक्लोहेक्सेन्स। एंड नाउ जब ये इनकी डिफरेंट स्टेबिलिटी है तो यहां पे स्टेबिलिटी है दोस्तों, तो यहां पे हम कहेंगे ये स्ट्रक्चर्स रिजोल्वेबल स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, ये पेयर रिजोल्वेबल पेयर्स कहलाएंगे। हेंस कैन बी स्टडीड इंडिविजुअली, यानी कि इनके आंसर जो है वो इंडिविजुअली दिए जा सकते हैं, इंडिविजुअली पीओएस सीओएस चेक करके दिए जा सकते हैं। और जब ऐसे केस आएंगे, ऐसे केस में इक्वली स्टेबल आ गए तो हेंस दे विल बी नॉन रिजोल्वेबल, और नॉन रिजोल्वेबल हो गए तो they can't be studied individually, they can't be studied individually। इनको इंडिविजुअली डील नहीं किया जा सकता, दोनों पेयर को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। एंड अब इनके सब केस को आप पढ़ सकते हो। इनमें सब केस क्या होंगे कि 1 2 पे एक्सियल इन इक्विलिब्रियम विद इक्विटोरियल, 1 3 पे एक्सियल इन इक्विलिब्रियम विद इक्विटोरियल, 1 4 पे एक्सियल इन इक्विलिब्रियम विद इक्विटोरियल। यहां भी समझ गए कि इनको इंडिविजुअली डील कर सकते हैं, तो इसका 1 2 एक्सियल का इंडिविजुअल आंसर आप ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव दे सकते हो। इक्विटोरियल का ये इंडिविजुअल डील कर सकते हैं, इसका इंडिविजुअल आंसर आ सकता है, इसका इंडिविजुअल आंसर आ सकता है, इसका इंडिविजुअल आंसर आ सकता है, यहां पे इसका इंडिविजुअल आंसर सबका बताया जा सकता है। इन सबका इंडिविजुअल आंसर यहां बताया जा सकता है दोस्तों, इन सब का यहां इंडिविजुअल आंसर दोस्तों बताया जा सकता है दोस्तों, बताया जा सकता है। ये वाला केस मैं तुम्हें करवा चुका हूं, ये ऑप्टिकल एक्टिव आया था इंडिविजुअली, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव आया था इंडिविजुअली दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव आया था और ऑप्टिकली एक्टिव आया था। जब इस केस को करने चलोगे तो ये इनएक्टिव आएगा, घर पर ट्राई करना, ये भी इनएक्टिव आएगा, घर पर ट्राई करना, पीओएस मिल जाएगी। 1 3 पे इक्विटोरियल होंगे, उनका पीओएस मिल जाएगी। यहां पर भी आपको पीओएस मिल जाएगा, क्यों 1 4 पे सब्स्टिट्यूट कराओगे तो दो साइक्लोहेक्सेन के अपोजिट कार्बन पे सब्स्टिट्यूट लगा रहे हो, उनसे तो हमेशा पीओएस गुजरती है। ये भी इनएक्टिव आएगा, ये भी इनएक्टिव आएगा, इनके इंडिविजुअल आंसर दिए जा सकते हैं दोस्तों। पर जब इनके पेयर की बात करेंगे 1 2 एक्सियल इन इक्विलिब्रियम विद इक्विटोरियल, इसका कंप्लीट एक कंबाइन आंसर आएगा। 1 3 वाले का भी कंबाइन आंसर आएगा दोस्तों, एंड 1 4 वाले का भी कंबाइन आंसर आएगा, 1 4 वाले का भी कंबाइन आएगा। यही बस गलती हमने जब वो क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें दिया था, तुमने वहां पे वो गलती कर दी, इस एक्सियल इक्विटोरियल का तुमने इंडिविजुअल आंसर दे दिया। इसका इंडिविजुअल आंसर निकालोगे 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल का, वो एक्टिव आएगा, पर उसका इंडिविजुअल आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इस इक्विलिब्रियम में इक्वली स्टेबल के साथ लाई करता है। यानी कि अब बात आएगी उस क्वेश्चन की जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। आइए अब वो क्वेश्चन यहां पे हम करने जा रहे हैं, सामने देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें दिया था। 1 पे एक्सियल मिथाइल और यहां इक्विटोरियल पे मिथाइल, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद देखिए ये वाला एटम एक्सट्रीम राइट वाला जब नीचे आएगा तो ये वाला एटम यहां ये वाला होगा, ये 1 नंबर एटम जो है यहां वो ये वाला होगा। एक्सियल वाला ऊपर वाला नीचे आता, फ्लिपिंग होने पे ऊपर वाला एटम नीचे आ जाएगा, ये यहां आ गए 1 नंबर, ये है तो ये 1 नंबर कहलाएगा। ठीक है, 1 नंबर पे यहां एक्सियल पे मिथाइल था तो फ्लिपिंग होने के बाद 1 नंबर पे इक्विटोरियल पे मिथाइल लगेगा। ठीक है, 1 के बाद आया 2 नंबर, सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है 1 से 2, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 से 2 यहां चलेंगे, ये वाला एटम आपका 2 नंबर होगा। दिस एटम विल बी 2 नंबर, दिस एटम विल बी 2 नंबर। ठीक है, अगर ये एटम ऊपर से नीचे आया होगा फ्लिपिंग में तो नीचे वाला एटम ऊपर गया होगा, तो देखो ये ऊपर गया हुआ है। ठीक है, यहां 2 नंबर पे इक्विटोरियल में था फ्लिपिंग से पहले, तो फ्लिपिंग के बाद एक्सियल पे मिथाइल लग जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा एक्चुअल एक्सियल इक्विटोरियल इक्विलिब्रियम होगा, इसको कहेंगे 1 2 एक्सियल इक्विटोरियल इन इक्विलिब्रियम विद इक्विटोरियल एक्सियल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सामने देखिए। नाउ अब इनमें
क्योंकि एक मिथाइल यहां पर भी एक्सियल में है, एक मिथाइल यहां पर भी एक्सियल में है, एक मिथाइल यहां इक्वेटोरियल में है, एक मिथाइल यहां इक्वेटोरियल में है, तो देख के ही समझ में आ रहा है कि दे विल बी डेफिनेटली इक्वली स्टेबल। और अगर ये इक्वली स्टेबल होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वली स्टेबल है, तो समझ लो इक्वली स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम में 50% ये एग्जिस्ट करेगा, 50% एग्जिस्ट करेगा, यानी कि नॉन रिजॉल्वेबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, नॉन रिजॉल्वेबल कहलाएंगे। और अगर नॉन रिजॉल्वेबल आ गए तो दे कैन नॉट बी स्टडीड इंडिविजुअली, मतलब इनका इंडिविजुअल डिस्कशन नहीं कर सकता। आप इसका इंडिविजुअल पीओसीओस निकाल के इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिएक्टिविटी डिफाइन नहीं कर सकते, इसका इंडिविजुअल पीओसीओस निकाल के इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिएक्टिविटी डिफाइन नहीं कर सकते। कंबाइंड स्टडी किया जाएगा, और जब इनको कंबाइंड स्टडी करेंगे दोस्तों, मान लीजिए मैंने इनको एक सॉल्यूशन बना के डाल दिया। देखिए सॉल्यूशन अगर इसका बनाऊंगा, सॉल्यूशन अगर इसका बनाऊंगा लेट्स सपोज, तो ये तुरंत इक्विलिब्रियम में, तुरंत सॉल्यूशन फेज में इक्विलिब्रियम में इसको प्रोड्यूस कर देगा, और दोनों 50-50% अपने अपने एडजस्ट कर जाएंगे, इक्वल अमाउंट में एडजस्ट कर जाएंगे। तो दोनों एक साथ ट्रीट होंगे ना। जब एक साथ ट्रीट होंगे तो जब पीपीएल छोड़ी जाएगी दोस्तों, तो क्या होगी, पीपीएल पहले इसके साथ टकराएगी, इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगी, दोनों के साथ इक्वल प्रोबेबिलिटी से इंटरेक्ट करेगी। तो इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा, अगर ये अपने आप में इनएक्टिव हुए तो इंटरेक्शन ही नहीं होगा, सीधा निकल जाएगी पीपीएल। पर ये अगर एक्टिव हुए तो फिर अपने आप में एक्टिव हुए तो फिर कहानियां बदल जाएंगी। तो यहाँ क्या होगा ये बात जानने के लिए अब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी सिर्फ निकाल लेते हैं। और इसकी जब हमने निकाली थी तो यहाँ पे ना तो कोई पीओएस मिला था ना ही कोई सीओएस मिला था। तो इंडिविजुअली इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, इंडिविजुअल इट इज ऑप्टिकल एक्टिव बट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल फॉर्म। प्रॉब्लम यही है कि इंडिविजुअल ऑप्टिकल एक्टिव तो होता है पर इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, और जो एग्जिस्ट इंडिविजुअल नहीं करता तो भाई साहब हमारी पीपीएल तो जब इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता ही नहीं तो उसके कोडिंग आंसर कैसे दे सकती है। तो ये जिसके साथ एग्जिस्ट करता है उसी के साथ इसका आंसर आएगा। साइंस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है 50-50%, 50% आपका ये होगा तो 50% आपका ये होगा। सो नाउ ये इंडिविजुअल ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये पीपीएल को हम मान लेते हैं ऑप्टिकल एक्टिव है, तो डेफिनेटली पीपीएल को रोटेट जरूर करेगा। तो मान लेते हैं इसने पीपीएल को प्लस एक्स डायरेक्शन में रोटेट किया, पीपीएल यहां से आई मान लीजिए, इससे टकराई, ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो पीपीएल को रोटेट करेगा, कर दिया इसने प्लस एक्स डायरेक्शन रोटेट। अब हम आगे चले पीपीएल आगे गई। तो दोस्तों अब इसकी बारी करते हैं, दोस्तों इसकी बात करते हैं। इससे पूछा तो इसमें भी तुम ट्राई करना, एक एक्सियल पे इक्विटोरियल पे कभी पीओस नहीं हो सकता, सेंटर सिमेट्री कभी नहीं हो सकती। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। अब ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव था। पर दोस्तों ये जो ऑप्टिकल एक्टिव है ये पीपीएल को क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। अगर ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हुए तो सेम डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। अरे जो आदमी सेम हुआ तो काम तो सेम ही कराएगा ना। अगर ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हुए, दिखने में तो नहीं लग रहे हैं पर क्या पता हो भी जाए, जैसे एक पेन को ऐसे रख दूं और एक पेन को ऐसे रख दूं, तो दोस्तों पेन तो पेन ही है, तो सेम ही, बस रखने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैं तुम्हारे सामने ऐसे खड़ा जाऊं और मैं तुम्हारे सामने ऐसा खड़ा जाऊं, तो मेरे ऐसे खड़े हो जाने से मैं कोई सुपरमैन थोड़ी ना बन जाऊंगा, मैं तो प्रदीप सर ही रहूंगा, है ना। ओरिएंटेशन अलग अलग कर देने से मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं हो जाते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुबहू सेम है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी कि आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल हुए तो सेम डायरेक्शन में पीपीएल रोटेट होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए आइसोमर्स हो गए, क्या हो गए आइसोमर्स, तो आइसोमर्स हो गए तो डिपेंड करता है कि भाई साहब ये इनएंशियोमर्स है या क्या है, यानी कि यहां जरूरत पड़ेगी इन दोनों में संबंध बताने की, जितना जरूरत उतना देख रहे हैं संबंध बताने की। वैसे जो एक्सेप्ट कराई हुई है वो आज के 3-4 लेक्चर के बाद मैं सिखाऊंगा, जहां पे पूरा रिलेशन चैप्टर आएगा, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में हायरार्की बनवाई थी। तो अभी के लिए मैं चीजें बता देता हूं दोस्तों कि जब वहां जाके इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे तो इसमें संबंध निकालेंगे तो पाया गया ये दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इनएंशियोमर्स पाए जाएंगे। वो क्या पाए जाएंगे, दे विल बी फाउंड एज इनएंशियोमर्स, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज पाई जाएंगे, दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। हाउ, फिर हम जब वहां पे रिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां जान लेंगे। अभी के लिए दे विल बी फाउंड एज इनएंशियोमर्स। और अगर ये इनएंशियोमर्स है तो एक पेयर अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दूसरा पेयर डेफिनेटली उतना ही डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। इट इज फाउंड एज इनएंशियोमेरिक पेयर। कैसे जानने के लिए आने वाले लेक्चर्स वहां जब रिलेशन चैप्टर आएगा तो ये क्वेश्चन वहां पे इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस करवाया जाएगा कि इन दोनों में संबंध क्या है, वो वहां पे कराया जाएगा। अभी के लिए हमने कह दिया कि मान लीजिए ईमान के लिए है होता है इनएंशियोमर्स होता है, कैसे होता है सिखाऊंगा, जब रिलेशन चैप्टर आएगा वहां पे मिक्स नहीं करेंगे, हमारा डाटा फैल जाएगा एक बार में कम। अभी के लिए माने इनएंशियोमर आए तो अगर आए तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएगा तो ये एक्जेक्टली उतना ही डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएगा, यानी जब पीपीएल बाहर जाएगी देयर विल बी नो चेंज इन पीपीएल, देयर विल बी नो चेंज एंड नो चेंज, द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकल इनएक्टिव, हेंस तुमने जो आंसर दिया वो इंडिविजुअल मान के दिया, और ये बेचारा इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम फॉर्म विद इट्स ओन इनएंशियोमेरिक पेयर। वो अपने इक्विलिब्रियम फॉर्म में अपने ही इनएंशियोमर के साथ एग्जिस्ट करता है। एक ही घर में दो लोग रह रहे हैं और दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं तो किसी का भला नहीं होगा, ओवरऑल आके बाहर वाले मजे लेके निकल जाएंगे दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, द कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो भले ही पेपर में तुम्हें लिख के दे 1 to एक्सियल इक्विटोरियल क्या होगा, तो भले ही पेपर में तुम्हें 1 to एक्सियल इक्विटोरियल लिख के दे, या भले ही पेपर में तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे, पर हमें पता है ये ऐसा इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये दिया मतलब बाय डिफॉल्ट है कि ये इसके साथ पेयर में है, और है तो पेयर में तो कंबाइंड आंसर ही आएगा, इंडिविजुअल हो ही नहीं सकता, इंपॉसिबल कर ही नहीं सकते। कैसे, तुम इसको इंडिविजुअल मान लीजिए किसी भी तरीके से निकाल भी लो, पीपीएल पास कराने के लिए सॉल्यूशन जैसे बनाओगे, जैसे ही इस कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालोगे तुरंत इक्विलिब्रियम में बना लेगा, इसके साथ फ्लिपिंग एक इक्विलिब्रियम पे, और फिर से पीपीएल दोनों के साथ इंटरेक्ट होकर नेट कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये कहलाएगा क्या, नॉन रिजोल्वेबल, मतलब सेपरेट नहीं कर सकता। तो ये पेयर क्या कहलाया, नॉन रिजोल्वेबल इनएंशियोमेरिक मिक्सचर, और इनएंशियोमेरिक इक्वल मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। हेंस हम कहेंगे 1 to एक्सियल इक्विटोरियल बनाता है नॉन पेयर, वजह से आपस में लड़ मरता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है, हेंस दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो यहां हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव आंसर आएगा दोस्तों, बिकॉज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर बन जाने से ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा। इनका जब तुम आंसर निकालोगे, घर पे जाकर निकाल लेना दोस्तों, इनका जब तुम आंसर निकालोगे दोस्तों, यहां 1-3 के केस में जो आएगा दोस्तों, ये आएगा एक्सियल इक्विटोरियल, 1 पे एक्सियल 2 पे इक्विटोरियल, पीओस कभी नहीं हो सकता। आइडेंटिकल एग्जिस्ट करेंगे तो ये ऑप्टिकल एक्टिव आएगा, बिकॉज ऑफ ये रेसिमिक मिक्सचर इस केस में नहीं बनाते, यहां पे वो आइडेंटिकल एग्जिस्ट कर जाते हैं।
आइडेंटिकल एग्जिस्ट कर जाते हैं तो सेम डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट कर देंगे, घर पे ट्राई करिएगा आराम से, ये होमवर्क के रूप में घर पे ट्राई करिएगा। बता दिया मैंने आइडेंटिकल रिलेशन आएगा तो वो सेम डायरेक्शन में पीपीएल को रोटेट करा देंगे एंड फिर से आवाज कट गया, नहीं कर रहा यार, आवाज कट यार, क्यों टाइम वेस्ट करा मेरा भैया। और ये आएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि 1/4 पोजीशन पे तो पीओएस हमेशा एग्जिस्ट करता है, ये तो वैसे ही ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। सो अगर अब तुम मुझसे कहो सर इतना सारा राइट हम कैसे याद रखेंगे सर, हम तो पागल हो जाएंगे, इतना सारा पढ़ा हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो आइए तुम इस पूरे फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट का, पूरे साइक्लोहेक्सेन का कंक्लूजन बता देता हूं। साइक्लोहेक्सेन नॉर्मली ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स जनरली ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है। नॉट ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूएंट अगर बदल गया तो फिर कहानी बदल जाएगी, इसे रट्टा ना मारे। तो मेरा कहना है कि यहां तुम्हें ओवरऑल रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा तुम्हें एक तरीका ध्यान रखना है कि कंक्लूजन तुम्हें अगर बताऊं तो इतनी सारी कहानी मेन तरीका तुम समझ चुके हो, पर इसमें से भी तुम्हें कंक्लूजन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो केवल और केवल आंसर पलटता है वो एक ही केस से पलटता है, वो केस है ये वाला, बस केवल एक केस है ये वाला। इसके अलावा जितने भी केस ये वाले और ये वाले केसेस हैं, इसके अलावा जितने भी केसेस हैं उन सभी का तुम अगर इंडिविजुअली पीओ सीओस पे निकालोगे तो वहां से जो आंसर आएगा वही उनका एग्जैक्ट आंसर होगा, वही उनका एग्जैक्ट आंसर होगा। केवल एक केस ये वाला है जहां पे रायता फैलता है, जहां पे तुम जो आंसर निकालते हो उससे उल्टा आंसर आता है, केवल इस केस को छोड़ के, बाकी इस केस को छोड़ दो, बाकी सभी केसेस में अगर आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में पीओ सीओस निकाल के जो आंसर दोगे वही आंसर इनके ओवरऑल आंसर से भी मैच करेगा। बस एक केस ये वाला ऐसा साइक्लोहेक्सेन पे जो उल्टा आंसर देता है, तुम निकालोगे कुछ और आंसर उसका अपोजिट आएगा। तो इस बात से आप सीधा सीधा ट्रिक ध्यान रखिए कि 1-2 एक्सियल इक्विटोरियल का केस ऐसा जहां पे इंडिविजुअल जो तुमने आंसर निकाला वहां पे एक्टिव निकाला था लास्ट क्लास में, पर आया था इनएक्टिव। इसके अलावा जितने भी तुम सोल्व करोगे ये और ये जितने भी सोल्व करोगे इन सब को इंडिविजुअली पीओसी से आप चेक कर सकते हो, मतलब चेक तो आइडियली इनको ही कर सकते हो, बट इनका आंसर जो फिट हो जाता है ना कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल जो इनका आंसर आएगा वो दोस्तों वही आएगा जो तुमने निकाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस केस में उल्टा आता है वो मैंने करवा दिया, बाकी सब आसान है, अपना घर से कर लेना दोस्तों, दे आर मोर इजी और बहुत सारे क्वेश्चंस के रूप में स्टूडेंट में भी अवेलेबल है। और यहीं पे हमारा साइक्लोहेक्सेन का दी एंड हो जाता है, यहीं पे हमारे साइक्लोहेक्सेन का दी एंड हो जाएगा दोस्तों, यहीं पे साइक्लोहेक्सेन खत्म हो गया और साइक्लोहेक्सेन का दी एंड हो गया। तो बोले तो हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के सिस्टम से 4 सिस्टम मैंने पढ़ाया, कहां तक करने हैं अपने को। तो पहला सिस्टम था कायरल सेंटर सिस्टम, तो कायरल सेंटर सिस्टम भी यहीं पे खत्म हो जाता है। 6 मेंबर तक की साइकिल हमें करनी थी, 6 मेंबर के बाद जो 7 मेंबर की कार्बन की साइकिल होती है वो वैसे ही नॉन प्लेनर लाई करती है, वो कभी प्लेनर होती नहीं है। 6 मेंबर तक का ही लफड़ा था, 6 मेंबर के बाद अब जो भी आगे लाई करेगी क्योंकि रिंग बहुत बड़ी हो चुकी होगी तो वहां पे दोस्तों ऐसे लहराई गया है वो कभी प्लेनर होगी ही नहीं। 6 मेंबर 7 मेंबर कभी प्लेनर नहीं हो सकती, तो वहां की तो बातें ही खत्म होगी। 6 मेंबर तक की बात और हमने कर लिया दोस्तों। अब इसके बाद जो बारी है दोस्तों वो है कायरल एक्सिस सिस्टम के क्वेश्चंस करने की, उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी निकालने की, एंड देन वी विल डू कायरल प्लेन सिस्टम, और इनको भी आज की क्लास में करेंगे दोस्तों। तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए कि यहां तक की कहानी समझ में आई है क्या, और अगर समझ में आई है दोस्तों, अगर समझ में आई है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। लीजिए मैं क्वेश्चन तुम्हें यहां पे दे रहा हूं, मैंने कहा 1-2 एक्सियल इक्वेटोरियल को छोड़ दो, उसको छोड़ के बाकी सभी का इंडिविजुअल जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। 1-2 एक्सियल इक्वेटोरियल वाले में इंडिविजुअल निकालोगे तो आइडियली उसको इंडिविजुअल नहीं निकाला जाना चाहिए क्योंकि वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, और जब पेयर में एग्जिस्ट करोगे तो इनएंशियोमेरिक पेयर मिलेगा और आपस में कट मरेगा, इसलिए उसका आंसर ऑप्टिकल इनएक्टिव आता है। लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूं, 2-3 बातें इसके बारे में पूछूंगा। क्वेश्चन है ये रहा, 1-3 एक्सियल इक्वेटोरियल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 1, शुड वी, क्या हमें, शुड वी, क्या कैन वी solve this question, can we find out the optical activity and activity property of above molecule individually? क्या हमें, शुड लिखना चाहिए, शुड बी, क्या हमें, should we find out optical activity inactivity of above molecule individually, क्या हमें इसका इंडिविजुअल ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी से आंसर निकालना चाहिए, क्या हमें इसका सॉल्यूशन इंडिविजुअल तरीके से करना चाहिए, या हमें इसको इक्विलिब्रियम में ट्रीट करना चाहिए। शुड वी ट्रीट इट इंडिविजुअली और शुड वी ट्रीट इट इन इक्विलिब्रियम, पहला क्वेश्चन मुझे ऐसे लिखना चाहिए, शुड वी ट्रीट इट इंडिविजुअली और इन इक्विलिब्रियम। इंडिविजुअली कब ट्रीट कर सकते हैं, जब रिजॉल्वेबल केस हो, और इक्विलिब्रियम कब करना चाहिए दोस्तों, जब नॉन रिजॉल्वेबल केस हो, तब तो करना ही करना चाहिए। आइडियली तो साइक्लोहेक्सेन वैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 फिर तुम्हें बताना है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ठीक है। मतलब पहले केस में तुम इतना बता दो यार, रिजॉल्वेबल होगा या नॉन रिजॉल्वेबल होगा, इतना बता दो तुम, रिजॉल्वेबल होगा या नॉन रिजॉल्वेबल होगा, रिजॉल्वेबल होगा या नॉन रिजॉल्वेबल होगा। दूसरा क्वेश्चन ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने रेसिपिक मिक्सचर नहीं पूछा, मैंने केवल पूछा है रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल मतलब आप उन्हें सेपरेट आउट कर पाओगे नहीं कर पाओगे।
कुछ भाई तुम तो समझ गए यार। भाई रिजॉल्वेबल नॉन रिजॉल्व आंसर देने के लिए स्टेबिलिटी कंपैरिजन किया जाता है। तो दोस्तों जब इसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करोगे तो यहीं से पता लग जाएगा, क्योंकि ये दो तो इक्वल सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ से एक्सियल इक्वेटोरियल, यहाँ एक्सियल पे मिथाइल है, इक्वेटोरियल पे मिथाइल है। फ्लिपिंग जब होगी तो पहले वाला एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वेटोरियल वाला एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक मिथाइल एक्सियल पे है और जो नया पेयर बनेगा उसमें भी एक मिथाइल एक्सियल पे आएगा। हेंस इक्वल स्टेबिलिटी वाला पेयर है, इक्वल स्टेबिलिटी वाला है और इक्वल स्टेबिलिटी वाला केस बनेगा तो ये नॉन रिजॉल्वेबल कंडीशन में जाएगा। इट विल बी नॉन रिजॉल्वेबल कंडीशन। नॉन रिजॉल्वेबल कंडीशन मतलब इसको वैसे इंडिविजुअली डील नहीं किया जाना चाहिए, वैसे इसको इंडिविजुअली डील नहीं किया जाना चाहिए। और अगर नहीं का मतलब इंडिविजुअली डील का मतलब आप इसको इंडिविजुअली ऐसे डील ना करके इसको ऐसे डील करना चाहिए। इट शुड बी डील्ड एज इन इक्विलिब्रियम, इसको ऐसे डील करना चाहिए। एक्सेल वाला चला जाएगा इक्वेटोरियल पे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। एक्सट्रीम राइट में जो ऊपर की साइड है फ्लिपिंग होने के बाद एक्सट्रीम राइट में नीचे आ जाएगा, आ गया नीचे। फिर देन कंटिन्यूटी में 2 और 3 पे, 3 पे यहाँ पे इक्वेटोरियल पे, 3 पे यहाँ पे एक्सेल पे लग जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों जो होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इक्वली स्टेबल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वली स्टेबल है, नॉन डिसॉल्वेबल कैटेगरी में है, इक्वली स्टेबल है, नॉन डिसॉल्वेबल कैटेगरी में है। तो ऐसे इनको इंडिविजुअली डील नहीं किया जाएगा, इनको पेयर में डील किया जाएगा। एक साथ डील किया जाना चाहिए, एक साथ डील किया जाना चाहिए। जब इनको एक साथ डील करेंगे दोस्तों तो यहाँ से पीपीएल गुजारेंगे और जब पीपीएल गुजारेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पीओ सीओ चेक करेंगे, इंडिविजुअल पीओ नहीं है, सीओ नहीं है, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। तो पीपीएल यहाँ से टकराएगी तो मान लीजिए प्लस एक्स डायरेक्शन पीपीएल रोटेट हो गई है, पीपीएल प्लस एक्स डायरेक्शन रोटेट हुई, इससे मिलेगी। तो इसका संबंध इसके साथ जो होगा उसी तरीके से डिसाइड होगा। और जब संबंध निकाला इन दोनों का तो पता लगेगा, आगे संबंध आगे सिखाऊंगा। अभी एक बार में काम कि आइडेंटिकल निकलेंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि अगर ये प्लस एक्स में रोटेशन दिखा रहा है तो ये भाई साहब भी प्लस एक्स में ही रोटेशन दिखाएगा। आइडेंटिकल बोले तो सेम रोटेशन दिखाएंगे, इनिशियल में बोले तो अपोजिट रोटेशन दिखाएंगे। तो ये भाई साहब भी, इसने भी, इस पीपीएल ने भी, पीपीएल से पीपीएल यहाँ इससे टकरा के प्लस एक्स रोटेशन हो गई, इससे भी टकरा के मान लीजिए लेट मैंने माना प्लस एक्स हुई है तो यहाँ पर प्लस एक्स रोटेट होगी। देन जब बाहर निकलेगी तो नेट कोई ना कोई चेंज आएगा। यहाँ पे दोनों ने ही इसको सेम डायरेक्शन में रोटेट करवाया है, दोनों ने ही सेम डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाया है, तो नेट कोई ना कोई चेंज आएगा और जो दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे इस तरीके से तो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिव निकल के आएगा। देखिए मैं आपको कह रहा था ओवरऑल आंसर ऑप्टिकल एक्टिव आया और इंडिविजुअल भी इनका ऑप्टिकल एक्टिव ही आ रहा है। इंडिविजुअल भी ऑप्टिकली, इसमें भी कोई पीओएस नहीं है, इसमें कोई सीओएस नहीं है, ट्राई कर लेना। नो पीओएस नो सीओएस, ये भी इंडिविजुअल ऑप्टिकल एक्टिव है। तो मैंने कहा यहाँ भी ऑप्टिकल एक्टिव, यहाँ भी ऑप्टिकल एक्टिव, यहाँ भी ऑप्टिकल एक्टिव सेम आ रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि केवल एक केस होगा जहां उल्टा आंसर आएगा, इंडिविजुअल वाला और कंबाइंड वाला। बाकी सभी में इंडिविजुअल जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा। केवल इस केस में बात पलटती है, बाकी सब में देखिए ये तो कर ही, इनमें तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो इंडिविजुअल डील कर ही सकते हैं, इनमें तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो इंडिविजुअल डील कर ही सकते हो। ऑप्टिकल एक्टिविटी इंडिविजुअल निकाल ही सकते हो, इनकी इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते थे क्योंकि इक्वली स्टेबल थे, नॉन रिजॉल्वेबल थे। और जब इनकी नहीं निकाल सकते तो इनमें केवल पहले वाले केस को छोड़ दो, बाकी को अगर आप कंबाइंड करते हो तब भी सेम आंसर आएगा और इंडिविजुअल करोगे बाकियों को तब भी सेम आंसर आएगा। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल यही वाला केस था जहां इंडिविजुअल निकालोगे तो गलती कर दोगे। तो ये ओवरऑल सारी कहानी, यानी ये केस भी होमवर्क क्या मैंने करवा दिया, तो दैट इज द केस, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। आई होप आप सब बातें समझ चुके हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कायरल सेंटर खत्म करने के बाद कायरल एक्सिस की कहानी। बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं हम कायरल सेंटर में और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे काफी कुछ सीख चुके होंगे, इससे आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के हमारे कायरल एक्सिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड सिस्टम कायरल एक्सिस सिस्टम। क्या है ये कायरल एक्सिस और इसमें क्या क्या करना है आइए मैं आपको समझाता हूं। सामने देखिए कायरल एक्सिस में कुल मिला के 5 मॉलिक्यूल सिस्टम हमें पढ़ने। पहला एलीन मॉलिक्यूल सिस्टम, दूसरा बिल्कुल सिस्टमैटिक करवा रहा हूं, बस तुम नोट्स बनाते जाओ, बढ़िया बढ़िया पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। सेकंड स्पाइरो या स्पाइरेन सिस्टम, स्पाइरो कंपाउंड जिनको बोलते हैं। तीसरा हेमिस्पाइरेन्स या एल्काइलिडीन सिस्टम्स एंड ये अलग है एल्काइलिडीन सिस्टम्स। चौथा बाइफिनाइल्स। मॉलिक्यूल करना है, पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। भाई एग्जांपल वाइज फटाफट आगे बढ़ते हैं कायरल एक्सिस सिस्टम। तो जब कायरल एक्सिस सिस्टम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो सबसे पहला हमारे पास जो केस आएगा वो आएगा एलीन मॉलिक्यूल का। क्या है एलीन मॉलिक्यूल? एलीन मॉलिक्यूल में पहले तो वो एक क्यूमिलीन फैमिली का एक परिवार का हिस्सा है। क्यूमिलीन परिवार बोले तो सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, इधर भी इधर बढ़ाते चले, इस फैमिली का हिस्सा है डबल बॉन्ड का कंटीन्यूअस बॉन्ड सिस्टम। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इस सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनको आप एलीन सिस्टम कैटेगरी बोलो या फिर एक्यूमिलीन सिस्टम कैटेगरी कुछ भी बोलो, तो बड़े सो हम कहेंगे तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मिनिमम दो तो चाहिए। तो पहला केस आएगा कि जब आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इवन आ जाए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या हो, इवन हो, एक केस। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोस्तों ओड हो, दूसरा केस। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हो, एक केस। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड हो, दूसरा केस। जरा सामने देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हो, एक केस। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड हो, दूसरा केस। जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन होंगे उस सिचुएशन की अगर हम बात करें दोस्तों, सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन की बात हम करने वाले। इस केस का सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा कि दो पाई बॉन्ड ले लो और दो पाई बॉन्ड जब लेंगे तो एक पाई बॉन्ड ये रहा और दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, तो ये सी डबल बॉन्ड सी का स्केलेटन बन जाएगा। और जब जब इवन पाई बॉन्ड सिस्टम होंगे, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन पाई बॉन्ड सिस्टम की खास बात ये है कि इनके जो टर्मिनल होते हैं वो परपेंडिकुलर प्लेन में पाए जाते हैं। इनके टर्मिनल परपेंडिकुलर प्लेन में पाए जाते हैं। जबकि जो ओड पाई बॉन्ड होंगे ऐसे सिचुएशन वाले
मैंने मान लीजिए मिनिमम पेयर ले लिया 3 का, 3 पाई बॉन्ड की संख्या, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड वाला केस, ओड पाई बॉन्ड का केस। ओड पाई बॉन्ड के केस में दोस्तों यहां टर्मिनल हमेशा सेम प्लेन में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी है कि यहां मान लीजिए एलिन का एक में ये इवन पाई बॉन्ड सिस्टम है, इसको हम एलिन बोलते हैं। ये है वो मॉलिक्यूल एलिन जिसमें 2 पाई बॉन्ड का स्केलेटन पाया जाता है। दिस इज एलिन, ये है आपका एलिन। एन की वैल्यू जब पाई बॉन्ड की वैल्यू जब 2 होगी तब उसको एलिन कैटेगरी बोल देंगे। सो नाउ इसमें टर्मिनल परपेंडिकुलर पाए जाते हैं। मान लीजिए वर्टिकल प्लेन में है और तो ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये लाई करेगा, ये वर्टिकल में तो हॉरिजॉन्टल में लाई करेगा। एंड दोनों के दोनों ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर लाई करेंगे एक दूसरे के। दिस टू बॉन्ड्स आर इन वर्टिकल प्लेन, दिस टू बॉन्ड्स आर हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हियर यहां पर भी ये भी वर्टिकल में है और ये भी वर्टिकल में है, दोनों ही वर्टिकल में है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब या तो दोनों के दोनों दोस्तों वर्टिकल प्लेन में लाई कर जाए, दोनों के दोनों या तो वर्टिकल प्लेन में लाई कर जाए एक केस, या दोनों के दोनों दोस्तों दोनों के दोनों ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर जाए। पर रहेंगे सेम प्लेन में। जब ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आएंगे 3 5 7 तो हमेशा टर्मिनल सेम प्लेन में आएंगे, चाहे तो आइदर बोथ इन वर्टिकल आइदर बोथ इन हॉरिजॉन्टल, दोनों में से किसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि जब दोनों टर्मिनल प्लेन में ही रहेंगे, ये चेन तो प्लेन में है ही, इस पूरे मॉलिक्यूल से एक पीओएस पास हो जाएगा जिसको मॉलिक्यूलर प्लेन या स्लाइस कट का नाम देंगे। यार जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है उसी से ही प्लेन निकाल दिया। अरे भाई टर्मिनल प्लेनर है, ये लाइन तो प्लेनर है ही, इसी से प्लेन निकाल देंगे और एक पीओएस एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ऐसे सिस्टम में जनरली पीओएस एग्जिस्ट करता है और पीओएस एग्जिस्ट करता है तो ऐसा सिस्टम जनरली ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। नॉट ऑलवेज बट जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो हमारे डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं होता, इसकी कहानियां यही खत्म हो जाती है। पेपर में ऐसे स्केलेटन जब भी आए तो भाई वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे क्योंकि वहां से पीओएस पास हो जाएगी। जनरली ऐसा ही होता है अनटिल अनलेस इसके सब्स्टिट्यूएंट एसिमेट्रिक ना हो जाए। जैसे मैं कार्बन के साथ ड्यूटेरियम ट्रिटियम और एच लगा दूं तो दोस्तों आप प्लेन पास करोगे तो तीनों में से कोई भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन पाएगा सब्स्टिट्यूएंट दोस्तों एसपीसी हाइब्रिडाइजेशन में, हेंस वहां से पीओएस पास नहीं होगा उस कैटेगरी में। अदरवाइज वैसे के साथ नहीं नॉर्मल वाले केस आएंगे क्लोरीन ब्रोमीन में मिथाइल सबसे पीओएस पास होंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो वो जनरली ऑप्टिकल इनएक्टिव, उनकी चर्चा खत्म। बचाइए इन दोनों में क्या होगा जिसमें टर्मिनल परपेंडिकुलर लाई कर जाता है, ये है वो एलिन सिस्टम। तो यहां पे हम बात जब करेंगे दोस्तों तो पहला केस यहां एक बात तो ये बात है, हम ऑलरेडी सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ एलिन में पढ़ के आ चुके हैं कि जब टर्मिनल परपेंडिकुलर लाई कर रहे हो तो टर्मिनल केसेस में परपेंडिकुलर केस में कभी जिंदगी में सीओएस नहीं होता है। तो सीओएस तो इनके बॉन्ड स्केलेटन से पता लग जाता है, सब्स्टिट्यूएंट की जरूरत ही नहीं है। बॉन्ड स्केलेटन ही बता रहा है कि इसके अपोजिट में वर्टिकल के अपोजिट में कुछ भी नहीं है, सेम नहीं है, तो सेंटर सिमेट्री तो यहां कभी नहीं होगी। तो फिर पीओएस क्या होगा, पीओएस का क्या होगा, पीओएस अब क्या हो गया यार, आवाज बढ़िया आ रही है यार, क्यों रायता फैला रहे हो जिंदगी में क्या यार, बढ़िया आवाज आ रही है भाई, किसकी आवाज नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही आवाज, बढ़िया आवाज आ रही है, मस्त आवाज आ रही है। हे राम, मधु भाई अपना स्पीकर चेंज कर ले भाई, मस्त आवाज आ रही है। हाँ सो तो बात जब पीओएस की यहां पे आएगी दोस्तों तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन सिस्टम एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी वो डिपेंड करेगा कि यहां सब्स्टिट्यूएंट क्या लगे हैं। हम जानते हैं एलिन में पीओएस हो सकता है पर एलिन में चारों हाइड्रोजन थे, याद करिए। तो तब हमने वहां पे कहा था कि वर्टिकल वाले से निकाल सकते तो एक प्लेन शायद एग्जिस्ट कर जाए, हॉरिजॉन्टल वाले से निकाल दे शायद वो दूसरा प्लेन आ जाए। तो एलिन के अंदर पीओएस की प्रोबेबिलिटी है और अगर वो हुई तो कहां से निकलेंगे, या तो वर्टिकल वालों के लोग निकलेंगे हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज में आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वालों के लोग निकलेंगे वर्टिकल मिरर इमेज में आएंगे। दो ही पीओएस की प्रोबेबिलिटी है और वो पीओएस होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूएंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करेगा दोस्तों। तो आइए मैं तुम्हें कुछ केस करा के दिखता हूं एग्जांपल के तौर पे, सामने देखिए कि पीओएस होगी या नहीं होगी, कैसे निकाले दोस्तों। मुद्दे की बात है, ये तो कहानी खत्म ही होगी, इसके मल्टीपल केस बना के दिखाता हूं, सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल केस ऑफ एलियंस की सब। देखिए हमें इतना तो पता है कि इन प्राणियों में, एलियन जैसे प्राणियों में जब इवन पाई बॉन्ड सिस्टम पाया जाएगा 2 4 6 सेंटर ऑफ सिमेट्री तो किसी में नहीं होती। प्लेन ऑफ सिमेट्री की चर्चा चल रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री डिपेंड करती है सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या लिए गए हैं। तो मैं जेनेरिक ट्रेंड बनवा देता हूं, मान लीजिए चारों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ए टाइप के हैं। मान लीजिए 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है, एक अलग है। मान लीजिए 2 सेम है और 2 अलग है, पर वो 2 आपस में सेम भी है, ए बी बी। अब मान लीजिए 2 सेम तो है पर यहां दोनों सेम एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, यहां ए और ए मैं अपोजिट कार्बन पे लगा देता हूं। 2 सेम बाकी भी है पर वो मैं अपोजिट वाले कार्बन पे लगा देता हूं, ठीक है। यहां और यहां मैं एक चेंज करता हूं, ये दोनों सेम रखता हूं, ए और बी ये मैंने सेम रखे, इन दोनों को आगे पीछे कर देता हूं, इसको पीछे ले जाता हूं ए को और डैश वाले बी को वेज पे ले जाता हूं, ऐसे कर देता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन बना देता हूं और एक आखिरी केस बनाता हूं, चारों अलग अलग ए बी डी दोस्तों। आइए अब इसमें सब में पीओएस चेक करते हैं, सीओएस चेक करने की जरूरत नहीं है, सीओएस तो यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। भाई साहब मधु अपना रिपीट करके देख ले भाई, मधु अपना, भाई मेरा टाइम वेस्ट मत कर प्लीज, डोंट वेस्ट माय टाइम। आया कुछ कॉमन प्रोसीजर होते हैं जब कभी भाई एक बार खुद ही करके देख लिया करो यार। आइए पीओस चेक करते हैं। तो हमने तरीके से पीओस पास हो सकती है वर्टिकल वाले बॉन्ड्स के लोग। आइए देखते हैं
तो अगर मैं वर्टिकल वालों के अलोंग प्लेन निकालूंगा, तो मैं अगर वर्टिकल वालों के अलोंग प्लेन निकालूं दोस्तों, तो ये प्लेन यहां से निकलेगा, काटते हुए चलेगा इन सबको, कार्बन भी कटेगा दोस्तों, ये प्लेन आगे निकल जाएगा और दोस्तों हॉरिजॉन्टल वालों के बीच में से निकल जाएगा, ये सभी कट जाएगा, इन सभी के अलोंग तो प्लेन लाई कर जाएगा, ये सभी प्लेन में लाई कर जाएंगे और यहाँ होगा इस सेंट्रल प्लेन के पीछे डैश वाले के मिरर इमेज दे रहा होगा, ये बीच में से पास होगा कुल दूसरे की मिरर इमेज यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर जाएंगे दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों, सामने देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इस सिचुएशन बात करें दोस्तों, यहाँ पे गौर से देखिए, तो जब यहाँ सिचुएशन बात करेंगे इन देखिए जैसे वर्टिकल के लोग निकाले थे, यहाँ ये वाला पीयूष मिलाई हॉरिजॉन्टल से निकाल सकते हो और वर्टिकल भी मिरर इमेज में सकते हैं। वीडियो से चल रही है, नेटवर्क इशू भाई। हेलो 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 आ रही है वॉइस आ रही है भाई? हेलो एवरीवन, अब ठीक है आवाज? अब भी आवाज ब्रेक हो रही है? हेलो हेलो, तो यहाँ तो सही चल रही है यार। एक बार चेक करना यार, मैं जब वो बोर्ड की तरफ घूमता हूँ तब वॉइस कटती है क्या? अभी मैंने अभी दोबारा कटी बीच में एक बार, पता नहीं वीडियो लैग कर रही है, नेटवर्क का इशू है या फिर पता नहीं क्या इशू। हेलो, या तो नेटवर्क इशू है या पता नहीं क्या था। अभी पीछे करके देखना प्लेबैक में, वीडियो को पीछे करके देखो। नहीं वो तो मैं खुद ही देखता रहता हूँ वैसे तो, ठीक है चलो यार। मेरे कोई नहीं, मैं जुगाड़ निकालता हूँ उसका परमानेंटली, कुछ तो गड़बड़ है। करता हूँ इसकी टेस्टिंग करता हूँ बैठ के, स्टूडियो में थोड़ा टाइम देते हैं आज, ठीक करता हूँ इसको और भी प्रॉपर तरीके से। हेलो हेलो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। माइक यार पता नहीं हिलता तो नहीं है माइक, पता नहीं कैसे माइक। हेलो 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 हेलो, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। माइक हेलो हेलो हेलो, ठीक है चलो कहानी यहाँ पे तुम्हारे से निकालोगे दोस्तों तो वर्टिकल वाले मेरे इमेज में आ जाएंगे, ठीक है। हेलो चलो ठीक है। तो यहाँ पे तो दोस्तों ने चेक किया कि यहाँ पे तो पीओएस एग्जिस्ट कर ही रही है, और पीओएस एग्जिस्ट कर गई तो कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है भाई वॉइस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो ठीक है ओके, मैं पहले ठीक करता हूँ। बाय, एंड ऑफ दिस क्लास। ओके लेट मी चेक द स्टूडियो कि क्या इशू है एग्जैक्टली, ठीक है। एंड ऑफ दिस क्लास जाइए भाई।